सो हाई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पे। और आज की क्लास में अपन करेंगे आगे का टॉपिक। अपनी 2 क्लास हो चुकी है। 2 क्लास लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, देखो अपन ने पढ़ा था इस चीज़ के बारे में, ब्लीचिंग एजेंट के बारे में। अब ब्लीचिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट क्या कर रहा था, ब्लीचिंग एजेंट कर रहा था सिंपली अपन बात करेंगे कि भैया अगर मान लीजिए कलर वाली चीज़ आपने ली, उसको अगर आप ब्लीचिंग एजेंट से गुजारेंगे, अगर ब्लीचिंग एजेंट से पास करेंगे उनको, तो क्या करेगा वो, उसको कलरलेस कर देगा। अब इस कलरलेस करने में किसका योगदान होता है, कौन सी चीज़ें हैं जो इस चीज़ के प्रोसेस को फुलफिल कर रही है, तो उसमें भैया या तो होता है ऑक्सीडेशन या फिर होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के द्वारा और रिडक्शन मतलब एच के द्वारा। ये सारा प्रोसेस था। फिर मैंने बताया था आपको कि ब्लीचिंग एजेंट में कौन कौन से होते हैं। तो आपको फर्स्ट बात की थी O3 की, सेकंड बात करी थी H2O2 की, थर्ड बात करी थी Cl2 के बारे में। Cl2 के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए बताया था कि Cl2 को बच्चों से पूछा जाता है कि Cl2 में कौन ब्लीचिंग एजेंट का मतलब जो कौन कौन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन मतलब कौन सा काम कर रही चीज़ है ना। तो उसमें क्या होता था, Cl2 में आपको O और H तो दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो बच्चा क्या बोल देगा उसमें कि Cl ही है यार, इसमें ना Cl ही इसका काम करेगा, तो Cl का रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि इन दोनों में भी यही काम करता है, ऑक्सीजन है H होते हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर का यूज किया जाता है। ये चीज़ थी। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट 4th नंबर का लिख लो यार, इसमें क्या भी होता है CO2, और 4th नंबर का लिखो यार, इसमें इंपॉर्टेंट हो क्या होता है SO2 है ना, SO2 हो जाएगा। ये वाली चीज़ अपन ने पढ़ी थी। ये वाली चीज़ पढ़ने के बाद आज का जो नेक्स्ट टॉपिक अपना होने वाला है वो होता है भैया ड्राइंग एजेंट। ठीक है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ड्राइंग एजेंट क्या हो सकता है। ड्राइंग एजेंट क्या होता है, इसका आपको समझ में आया होगा कि आपने पढ़ा ब्लीचिंग एजेंट, ये बच रहा है ड्राइंग एजेंट। मतलब ड्राई का मतलब ड्राई कर रहा है चीज़ों को, तो ड्राइंग एजेंट होगा जो चीज़ों को ड्राई कर देगा, मतलब जिसमें मॉइस्चर होगी उसको क्या ऑब्जर्व कर लेगा, ऑब्जर्व करने के बाद में उस चीज़ को ड्राई कर देगा। तो ड्राइंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, अपन 3-4 एजेंट की बात करेंगे कि 3-4 चीज़ें ऐसी जिनको लो है ना। क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे कुछ भी आ गया, अमोनिया आ गया, कुछ भी आ गया आपके सामने ना, कि अमोनिया दे दिया, इसको किससे ड्राई करेंगे है ना, इसके लिए कौन सा ड्राइंग एजेंट यूज में लिया जाएगा। तो ये चीज़ें पूछी जाएगी अपने एग्जाम में, तो अपन उसी बेस पे काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ड्राइंग एजेंट का मतलब आपको समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए पहली चीज़ मैं आपके सामने ले रहा हूँ कि H2S लिया मैंने, ठीक है, H2S लिया, इसमें कोई दिक्कत है क्या। अगर मैं इसको ड्राई करना चाहूँगा तो भैया इसमें कौन सा एक ड्राइंग एजेंट होता है, H2SO4। सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना होगा देख लीजिए। H2S का अगर मैं ड्राई करना चाहूँगा तो उसमें एक एजेंट काम में लूँगा, उसका नाम है H2SO4। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, जो मॉइस्चर होगी ना इसके बीच में, जो मॉइस्चर होगी ना उसको क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। और ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यार ड्राइंग एजेंट H2S4 ये वाला काम लिया मैंने, किसी चीज़ को मॉइस्चर को इसको ऑब्जर्व करना है तो ड्राइंग एजेंट काम में लेना पड़ेगा ना, तो ये वाला काम में लिया। अगर मैं इस वाले को लूँगा है ना, इस वाले को लूँगा तो भैया ये क्या कर लेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा इसको। ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देगा ये है ना, ऑक्सीडाइज कर देगा ये। ऐसा क्यों करेगा, देखो ध्यान रखो कि H2S है, H2SO4 के साथ में ये रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद में क्या हो जाएगा इसके बीच में कि भैया इसके मॉइस्चर को तो क्या करेगा, पहले तो ऑब्जर्व कर लेगा, पहले ऑब्जर्व करेगा मॉइस्चर को, उसके बाद इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज का मतलब समझ पा रहे हो ना, उसकी जो नमी थी, उसकी जो मॉइस्चर थी, उसको ऑब्जर्व तो किया इसने, लेकिन ऑक्सीडाइज कर दिया, मतलब उसको अकेला नहीं छोड़ रहा है। देख लीजिए बात क्या हो रही थी। जैसे मान लीजिए कोई सा भी कपड़ा है आपके पास, समझना, कपड़ा गीला कपड़ा है, ठीक है, गीला कपड़ा है, उसको आपको सुखाना है। सुखाने के बाद आप धूप में डाल के आए उसको है ना, तो धूप में डाल के आए मतलब आपका जो ड्राइंग एजेंट है, मतलब जिसको सुखा रहा है, मतलब उसको मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो कौन क्या कर रहा है, सूर्य है ना, सन की जो रेज आएगी वो करेगी। तो अगर मान ली सन की अपनी रेज के अनुसार वो काम करे, उस कपड़े को सुखा देता है, तब तक तो अच्छा है कि ड्राइंग एजेंट किसको लिया अपन ने, सन को लिया है ना, उसकी रेज को लिया, तो उसने अच्छा काम आपके कपड़े को सुखा दिया, यहाँ तक बेटर था। लेकिन वो अगर आपके कपड़े को सुखाने तक तो बेटर था, लेकिन वो आपके कपड़े को सुखा तो दे ही रहा है, साथ में वो आपके कपड़े को जला दे या कुछ भी कर दे, उसके साथ में उसका कलर को फीका करवा दे है ना, कलर को गायब करा दे, कलर लेस कर दे, कुछ भी है ना, उसमें आग लगा दे, जला दे, कुछ भी कर सकता है ना, तो फिर वो सही रहेगा क्या आपके लिए। क्या उस ड्राइंग एजेंट को आप काम में लेंगे क्या, सन को नहीं लेंगे, फिर क्या करेंगे आप, छांव में रख देंगे कपड़े को, वही सूख जाएगा, सारा काम हो जाएगा, क्योंकि अपन को अल्टीमेट अपना गोल क्या है, सुखाना, मतलब उसको ड्राई करना है। अगर ड्राई तो किया अपन लोगों ने, ड्राई करने के बाद में एक चीज समझा दीजिए मेरे को, क्या ऐसा एजेंट आप काम में लेंगे क्या, मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बोला जाता है कि H2S है, ये इससे ड्राई करेंगे तो ये वाला प्रोसेस अपन को नहीं करवाना है, ये वाले है ना।
अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, समझना इस चीज़ को, पॉइंट के पीछे का, इस टॉपिक के पीछे का रीजन बता रहा हूँ कि मैं आपको 3-4 एजेंट बताऊंगा, है ना। तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है इस वाले एजेंट से ये वाला ड्राई किया जाता है क्या। कभी आपके पास आएगा कि H2S को H2SO4 से ड्राइंग करेंगे या नहीं करेंगे, तो मैंने क्या बताया कि इसको नहीं करेंगे। इससे रिएक्शन आती है लेकिन आपको क्या है, नहीं करना है, क्योंकि इसका रीजन क्या है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है। बाद में जो काम इसको बोला गया है उसको तो करता ही है ना, करने के साथ कुछ और उसका गड़बड़ कर देता है काम, है ना, उसका नुकसान में कर देता है, इसलिए इसको यूज नहीं किया जा सकता। इस बात का समझ लेना। इसी बेस पे अगर एक और होता भैया NH3, मैंने एग्जांपल दिया था ना, NH3 को अगर मान लीजिए मैं इसको ड्राइंग करवाने की कोशिश करता हूँ H2SO4 के साथ में, है ना, ये भी ड्राइंग एजेंट है ना, H2SO4 के साथ में कराना चाहूँगा ना, तो आप मेरे को इतना बता दीजिए, दोनों आपस में क्या करेंगे, ड्राइंग तो करेगा, ये ड्राई तो करेगा, लेकिन क्या कर देगा, ये ड्राई करके साल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, ये है ना, साल्ट बना लेगा। साल्ट बनाने से फिर वापस काम हो गया। भैया काम बोला था ड्राई करने का, ड्राई तो कर रहा है, साथ में और गड़बड़ कर रहा है, कुछ अपना काम निकाल रहा है। पहले तो उसने किया, कभी कभी होता है ना कि बहुत सारे लोग आपसे कोई चीज़ मांगते हैं, कुछ काम के लिए आते हैं, तो अपना काम कर लेते हैं, वहाँ तक ठीक है, लेकिन आपका काम तो हो गया, काम करवाने के बाद वो अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं तो गलत हो जाता है। आपने जितना बोला उतना करो, तो इसलिए भैया इसको भी यूज नहीं किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए मैं इसके बेस पर अगला ड्राइंग एजेंट बोला जाता है, मेरे पास में होता है P2O पाइप, है ना, P2O5। आपको ध्यान रखना है कौन कौन से ड्राइंग एजेंट है। P2O5 लिया मैंने, अगर मैं P2O5 को NH3 के साथ में अगर इसको ड्राई कराने की कोशिश करूंगा तो दिक्कत क्या हो जाएगी, यहाँ पे मॉइस्चर है ना H2O, माइनस करवानी है ना, H2 निकालनी, ऐसे लिख दो। अगर ऐसा कराऊंगा ना तो ये क्या करेगा भैया, डायरेक्ट वापस से ये क्या करेगा, कंपाउंड बना लेगा, कौन सा, H3PO4 बनेगा ना, एक इधर जाएगा P, ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा ना, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल चुका, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, काम हो जाएगा। H3PO4 ये वाला कंपाउंड बना लेगा, ये वाला कंपाउंड बनाते से वही बात होगी कि अपना कंपाउंड बना, ड्राइंग एजेंट काम नहीं लेगा, तो इसको काम में नहीं लेंगे, इसको भी काम में नहीं लेंगे। ऐसा क्यों, कभी कभी आपके दिमाग में ख्याल आ जाएगा कि भैया H2SO4 है, कभी कभी क्या मैं डाइल्यूट H2SO4 भी ले लूँ क्या, इसका डाइल्यूट H2SO4 भी लेंगे ना, तब भी काम नहीं बनेगा, ठीक है। अभी समझ में आएगी आप लोगों को, अभी इतना समझते जाइए, जैसा मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं, क्या काम हो रहा है, क्या आपका बिल्कुल हो रहा है, क्या ये वाली चीज़ करेंगे, क्या अपन बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा क्यों, रीजन क्या हो रहा है इनका, साल्ट फॉर्मेशन का हो रहा है, साल्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें काम नहीं आ पाएगी। कभी कभी अगर मान ली एक ड्राइंग एजेंट और मैं लेता हूँ, क्या लेता हूँ, CaCl2 ड्राइंग एजेंट, एक तो ये वाला था P2O5 CaCl2 हो गया। अगर मैं CaCl2 लूँगा ना तो भैया ये भी क्या करेगा, दिक्कत क्या करेगा कि क्या बना लेगा, CaCl2 6H2 एक कंपाउंड बना लेगा। ये अगर एक कंपाउंड बनाएगा तो कंपाउंड यहाँ आता तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना कंपाउंड बना ले, लेकिन ये वाला कंपाउंड वापस से इससे रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, CaCl2 6NH3 बना लेता है। तो ये चीज़ें क्या हो रही है, तो ये चीज़ें क्या कर रही है, अपना अपना काम निकाल रही है, इसको काम में नहीं लेंगे। तो आपके दिमाग में ये पढ़ाने का रीज़न क्या है, ये काम में नहीं आ रहा। पेपर में क्या होता है, 99% चीज़ें ये वाली आती है, और बच्चा क्या करता है, ड्राइंग एजेंट याद होता है उनको, ये वाले इनसे ड्राई करवा देता है और काम बना देता है। इसलिए मैंने ये चीज़ पढ़ाई है आप लोगों को, ये काम कुछ भी नहीं आएगी, है ना, ये सारा रॉन्ग काम है, ये सारा रॉन्ग काम है, यहाँ पे काम नहीं लेंगे चीज़ें, ठीक है ना। ये सीखने की चीज़ें कि गलत क्या है, यह चीज़ आपको पता होना चाहिए, उसके बाद मैं सही पढ़ाऊंगा तो आपको बेटर वे में आपको समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। मेरी क्या थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ा सा लग रहा होगा ना, जुकाम उकाम सा हो गया, मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ों का, कोई दिक्कत नहीं है, अपन तबीयत खराब हो कुछ भी हो, फिर भी प्रॉपर मैं आपकी क्लास ले ही रहा हूँ ना, तो उसकी थोड़ा वैल्यू करो, रेस्पेक्ट करो चीज़ की, है ना, और अच्छे से पढ़ो, बस यही रेस्पेक्ट है, और तो क्या रहेगा, ठीक है जी। इतना समझ में आया आप लोगों को कि भैया इनसे काम नहीं निकलवाना है, तो फिर इनसे काम नहीं निकलवाना है तो किससे निकलवाना होगा। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आप लोगों को, NH3 ड्राई बाई, अब बता दीजिए NH3 किससे ड्राई किया जाता है। फर्स्ट वाला अपन ने कौन सा पढ़ा था, H2SO4, सेकेंड वाला कौन सा पढ़ा था अपन ने, P2O5, ठीक है ना, और थर्ड वाला कौन सा पढ़ा था अपन ने, पढ़ा तो नहीं लेकिन मैं लिखवा देता हूँ, P4O10 लिखा है ना, थर्ड हो गया। फोर्थ वाला बता दीजिए मेरे को, फोर्थ वाला अपन ने कौन सा पढ़ा था, CaCl2, ठीक है, और 5 वाला मैं बता देता हूँ CaO। अब बता दीजिए कौन सा लेंगे कौन सा नहीं लेंगे, सिंपल मेरे को बताओ कि ये वाला काम लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या ये वाला काम लेंगे कि ये वाला नहीं लेंगे, क्या ये वाला काम आपको पढ़ाया तो नहीं मैंने, लेकिन क्या इसका डबल हो रहा है, क्या इसका डबल हो रहा है क्या, देखो P2 5O10 बन रहा है कि नहीं बन रहा, डबल हो रहा है, मतलब सेम चीज़ है ना, ये भी नहीं बनेगा, CaCl2 भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब CaCl2 नहीं बना तो भैया CaO तो बनेगा ही सही,
डायरेक्ट बताता मैं, आपको याद नहीं होता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन आया जाता है कि NH3 को किससे ड्राई किया जाता है। इसको याद कर लेना, NH3 को किससे ड्राई किया जाता है, CaO से किया जाता है। CaO क्या होता है, देखो ये क्या करेगा, NH3 के साथ में रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद ये क्या बना देगा, ये बना देगा CaOH2, है ना, CaOH2 बना लेगा, ये कंपाउंड बना लिया। लेकिन अगर CaOH2 को वापस से मैं NH3 से रिएक्शन कराऊंगा ना, तो ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल होगी, तो ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल होगी। ये रीजन होता है कि CaO को काम में लिया जा सकता है, CaO को काम में लिया जाता है। इस इंपॉर्टेंट चीज़ को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने करवा दिया आप लोगों को, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखो, विच गैस ड्राई बाई लाइम। कभी कभी आपने CaO को लाइम के नाम से भी सुना होगा ना, SO3, SO2, क्या Cl2, क्या NH3, क्या ऑल, बोलो कौन सा लगा दे। क्या SO3 को किया जाता है लाइम से, नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं। SO2 क्या है, नहीं। Cl2 नहीं। क्या NH3 अभी पढ़ा जस्ट आपने, CaO को इससे लाइम कर रहे हैं, NH3 को लाइम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे NH3 को किया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बना लेगा, क्योंकि इन दोनों में तो अगर मैं मान लीजिए मैं CaO लूँगा ना, तो ये साल्ट बना लेगा इनके साथ में, ठीक है। और अगर मैं Cl2 के साथ में लूँगा तो ब्लीचिंग पाउडर बना लेगा, BLP, लिख लो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये वाला ऑप्शन होगा NH3 के साथ में। सेम ये चीज़ मैंने अभी लिखा है कि नहीं लिखा है, ये वाली चीज़ लिखा है ना, NH3 को किससे ड्राई करें, CaO, मैंने नाम बदल कर दिया, NH3 गैस के फॉर्म में आ गया, तो गैस के फॉर्म किसके, कौन से, लाइम से। अब लाइम का ध्यान रखना, CaO होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, मैंने आपसे बोला PYQ को कैसे फ्रेम किया जाता है, इनको बदल बदल के, तो सेम चीज़ समझो, ये दोनों PYQ है, नीट के PYQ आप देख लेना, मिल जाएंगे आप लोग, JEE में भी आया हुआ PYQ है दोनों में। देखो कैसे चेंज किया, यहाँ पे तो लिख दिया NH3, ठीक है। मैं ये चीज़ बताता हूँ आपको PYQ कैसे करना होता है। NH3 किससे ड्राई कर रहा है, CaO से डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, CaO का दोनों का नाम लिख दिया, कि CaO का नाम तो लिख दिया लाइम, ठीक है। अब ये PYQ से तो प्रेम हुआ है ना क्वेश्चन, आपने ये वाला क्वेश्चन किया होगा तो आपको तो क्या लगेगा, सेम ऐसा आएगा था, पता चलेगा कि हाँ ये पेपर में आया था। बाकी ये वाली चीज़ भी तो उसी से बन रही है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से, है ना। सब चीज़ें समझ में जाएगी आप लोगों को। और मैं जिस वे में कराता हूँ ना चीज़ें, वो आपको बिल्कुल सिंपल वे में करवा देता हूँ। मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, साथ में उसकी थ्योरी सिखा रहा हूँ, साथ में जो आपका अप्रोच होना चाहिए वो अप्रोच भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। अप्रोच सीखेंगे ना आप लोग तो काम आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्वेश्चन लिखो, एक हल्का सा क्वेश्चन लिखो, विच गैस, और मैं हाँ बोल रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे नीट। विच गैस बाई ड्राई कंसिस्टेंट H2SO4, है ना, NH3, क्या PH3, क्या थर्ड बोलूँ तो H2S, क्या फिर मैं फोर्थ बोलूँ क्या Cl2। मेरे को इतना बता दीजिए कौन सी करेंगे, कौन सी, क्या NH3 को कर रहे हैं क्या H2SO4 के, क्या H2SO को कर रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं। नाइट्रोजन नीचे पास हो सारा एक ही चीज़ की दोनों चीज़ें, क्या इसको करेंगे क्या, बिल्कुल इसको नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों H2SO4 के साथ साथ क्या बना लेते हैं, साल्ट बना लेते हैं, ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगी। क्या ऑप्शन में आपको Cl2 मिल रहा है क्या, Cl2 बनेगा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। Cl2 बनेगा, ये क्वेश्चन से इनको डायरेक्ट तुम याद करोगे ना, काम हो जाएगा आपका। 3-4 क्वेश्चन है, 3-4 ही पूछा जाता है आपसे, पहले कितने साल के पेपर उठा के देख लेना आप, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखेंगे, जुकाम हो रहा है मेरे को बहुत तेज, है ना, तबीयत भी खराब हो रही मेरी, कुछ भी मत नहीं है, पर फिर भी मैं करवा रहा हूँ आपको, है ना। देखो आयोनिक हाइड्रेशन, क्योंकि यार अभी 2 क्लास होगी, फिर छुट्टी लग जाएगी ना बीच में, तो आपका भी रिदम मिट जाता है ना, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत दिक्कत होगी तो है, लेकिन मैं करवा दूंगा आपकी क्लास। हाँ, आयोनिक हाइड्रेट लिखो, आयनिक जो हाइड्रेट होते हैं ना, हाइड्रेट के जो आयनिक हाइड्रेट है ना, उनको कैसे रिमूव किया जाता है, आयनिक हाइड्रेट रिमूव मॉइस्चर, आयनिक जो हाइड्रेट होते हैं ना, आयनिक हाइड्रेट रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम, कैसे करते हैं, फ्रॉम ऑर्गेनिक, लिखवा देता हूँ मैं ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना। आयोनिक हाइड्रेट रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंट, मतलब जो आयनिक के जो हाइड्रेट होते हैं ना, वो रिमूव मॉइस्चर को कहाँ से रिमूव करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के। लेकिन जो आयनिक हाइड्रेट होते हैं ना, वो किसके लिए यूजफुल नहीं होते, लिखो, लेकिन क्या सबके लिए काम आएंगे, सबके लिए नहीं आएंगे, बट लिखो, बट नॉट यूजफुल। आयनिक हाइड्रेट किसके, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए काम आएगा, लेकिन बट नॉट यूजफुल फॉर ड्राइंग, ऑफ, अगर मैं ले लेता हूँ OH और फिनोल,
ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंट के लिए काम आएगा आयोनिक हाइड्रेट, लेकिन वो किसके लिए उपयोग नहीं होगा, इसके लिए नहीं होगा, इन दोनों चीज़ों के लिए। OH यानी अल्कोहल, और अल्कोहल और फिनोल के साथ में इनको काम में नहीं लाया जाता। ऐसा क्यों होता है यार, क्योंकि इसके पास में क्या होता है भैया, इनके पास में होता है एसिडिक H रहेगा, इसलिए ऐसा काम नहीं होता है। ठीक है जी। जैसे मैं रिएक्शन कराता हूँ, मैंने लेता हूँ आयनिक हाइड्रेट NH ले लिया, ठीक है। अब इसको मैं रिएक्शन कराऊंगा HOH के साथ में, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा कि नहीं, NaOH बनाएगा। साथ में क्या बना लेगा ये, साथ में क्या बनाएगा बोलो, H2 गैस बना लेगा ये, ठीक है जी। अब अगली ले लेते हैं, अगली कौन सी लेंगे, NaH ले लिया मैंने, साथ में मैं क्या लूँगा, CH3OH लूँगा। ये क्या बनाएगा, CH3ONA प्लस H2 गैस बना लेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ों की इस सैंपल हो गया, इसने सारा रिएक्शन करा, ये सारा काम हो गया। इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं मान लीजिए मैं लेता हूँ भैया NaH, इसके साथ में बेंजीन का रिमूव करवाता हूँ, तो बेंजीन कैसे बनेगी, C6H6। तो ये वाली रिएक्शन भी पॉसिबल होगी, ये वाली रिएक्शन भी पॉसिबल होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या कोई दिक्कत है क्या, बस आपको देखिए आयनिक हाइड्रेट जब भी आएगा, अगर आपको मॉइस्चर कराने की बात हो जाए तो भैया वो करेगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंट के साथ में करेगा, लेकिन OH और फिनोल के साथ में नहीं करता है। इस लाइन को ध्यान रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। चलो एक स्टार पॉइंट और लिख लो, ये जो स्टार पॉइंट में लिखाता हूँ इनको करोगे ना, इसमें काम हो जाएगा आपका। यहाँ से सारे कंसेप्ट बनते हैं, जो आप थ्योरी समझते हैं, कंसेप्ट समझते हैं ना, उसका निचोड़ होता है लाइंस में। इन लाइंस को पढ़ेंगे ना, पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आपके सारे कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे। लिखो H2S गैस नॉट ड्राई बाई कॉन्सेंट्रेट H2SO4 बिकॉज, समझाया ना मैंने आप लोगों को, बिकॉज H2SO4 क्या बनाता है, ऑक्सीडाइज, बिकॉज H2SO4 ऑक्सीडाइज H2S, ऐसे लिख लो है ना। H2S को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, इस कारण से नहीं बनता है। ये लाइन मैंने लिखाई थी आप लोगों को, H2SO4 H2S, ठीक है जी। अब एक क्या बना लेगा, ये चीज़ बनाता है, ऑक्सीडाइज कर देता है इनको ना, +4 आ जाएगा, सारी चीज़ बना देगा। क्या कोई दिक्कत है क्या। एक सेकंड लाइन क्या लिखाई थी मैंने, लिखो NH3 होता है जो, NH3 नॉट ड्राई बाई किसके द्वारा, H2SO4 एंड P2O5। जो मैंने लिखा है वही चीज़ मैं दोबारा लिखा रहा हूँ आप लोगों को, H2SO4 P2O5 बिकॉज, इसका रीजन बताता हूँ, बिकॉज साल्ट फॉर्मेशन। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, आराम से करेंगे कि नहीं करेंगे आप, इसके लिख लो कैसे, H2SO4 NH3 को करा रहा हूँ तो क्या बना देगा, साल्ट फॉर्मेशन कर लेगा। कभी कभी मैं क्या लूँगा P2, कभी कभी मैं क्या लूँगा P2O5, इसमें मॉइस्चर रहेगी, ये क्या बना देगा H3PO4, ठीक है, ये वाला बना लेगा। H3PO4 बनेगा, फिर इसमें मान ले मैं NH3 के साथ में इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो क्या बना लेगा, साल्ट, जो कि अपन को काम में नहीं लेना है ये चीज़ें, ठीक है जी। बस अपन को क्या करना है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान रखना, बस ये चीज़ें ध्यान रहेगी। आपके क्वेश्चन ऐसे आएंगे, NH3 को इसका ड्राई किया जाता है, तो NH3 को किससे ड्राई करेंगे आपको पता है ना, CO से करते हैं अपन। क्या इसमें दिक्कत क्या है, ड्राई एजेंट आपका समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। अगर आया है तो छोटी सी लाइन और लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, NH3 एंड अल्कोहल नॉट ड्राई बाई CaCl2 बिकॉज एडिशन कंपाउंड फॉर्म है ना, जैसे बनता है ना CaCl2 और 6H2, ऐसे बनता है कि नहीं बनता, कभी कभी ऐसे बनता है CaCl2 6NH3, अल्कोहल के साथ में वाला बना लेगा और NH के साथ में वाला बना लेगा। इस रीजन से अपन काम में नहीं लेते सारी चीज़ों को, सिंपल इतना समझ लेना, लाइम CaO और NH3 सारी, ठीक है, इन दोनों का काम होता है, बाकी का नहीं होता है। H2SO4 को कहीं में काम नहीं ले सकता, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे अच्छा होता है H2SO4 में, लेकिन उसको काम में नहीं लेते अपन, यही रीजन होता है, इस चीज़ को समझो, है ना। अगर ये वाली चीज़ आपको समझ में आएगी होगी अच्छे से तो आपको बहुत अच्छी चीज़ है। ड्राइंग एजेंट छोटा सा चैप्टर है, अपन को 2-3 चीज़ें बताई वो याद करना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपका आ रहा है उसको आप ध्यान से करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लिखो बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। शॉर्ट में क्या लिख देंगे इसको लिखेंगे BDE। अब देखो BDE की अगर मैं बात करूं तो BDE अपन ने पहले भी पढ़ी थी, BDE पढ़ी थी, मैंने क्या बताया था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब BDE है ना, बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी सिंपल होती है। तो सिंपल अगर मान लीजिए बॉन्ड बड़ा होगा,
ठीक है, एक छोटा बॉन्ड होगा, तो आप मेरे को इतना बताइए बॉन्ड बड़े और छोटे में से किसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, क्या बड़े को या छोटे को, है ना। अब आपको दिखने में ऐसा लग रहा हो बड़ा बॉन्ड होगा उसको तोड़ेंगे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन ऐसा रॉन्ग है। अगर आप छोटे को तोड़ेंगे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, बड़े को नहीं लगेगी, इसको ज़्यादा लगेगी, इसको कम लगेगी। ध्यान रख लेना, छोटा बॉन्ड जल्दी टूटता है। पहले एग्जाम्पल सिखाया था मैंने पीरियोडिक टेबल में कि बड़ा बॉन्ड होगा तो उसको तोड़ने में आसानी होगी, बल्कि छोटे बॉन्ड को। कभी कभी आप है ना अपने घर पे कहीं भी प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। कोई सा भी आप है ना ऐसे कोई लकड़ी वकड़ी लेना, छोटी लकड़ी को तोड़ना बहुत मजबूत होता है, काम है ना, नहीं टूटती है। बड़ा होता है आराम से टूट जाता है। अब ये पेन है आराम से टूट सकता है चाहूंगा तो मैं, लेकिन इसका अगर तो छोटा सा टुकड़ा लूंगा ना, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सरफेस वगैरह फिजिक्स का काम आता है, सरफेस टेंशन वगैरह होती है ना, सरफेस एरिया इसका कितना बड़ा है, ऐसे सारी चीज़ें बहुत बड़ी रोल करती है। अपन को केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना ये चीज़ें, आपको इतना समझना है कि छोटे बॉन्ड को तोड़ना हार्ड होता है, बड़े बॉन्ड को तोड़ना ईजी होता है। ये वाला कंसेप्ट है। अगर आप बेसिकली इन चीज़ों की बात करें कि भाई ये चीज़ें कैसे कैसे क्या होती है, सारी चीज़ें ऐसे बात करेंगे तो आप इतना समझ लीजिए मेरे ख्याल से कि आप भी किस पर डिपेंड करता है। इसके कुछ मैं फैक्टर बता देता हूँ। BD किस पे डिपेंड करता है, BD डिपेंड करता है भैया 1 बॉन्ड लेंथ पे, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करती है, 1/BO पे, है ना। ये वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के बीच में ये वाला तो रिलेशन होता है ना। और BD किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड लेंथ पे। मतलब बॉन्ड लेंथ छोटी तो BD क्या हो जाएगी, बड़ी, और बॉन्ड लेंथ बड़ी तो BD क्या हो जाएगी, कम। ये वाला कंसेप्ट इससे सही समझ में आए ना आप लोगों को। बस आप इतना निकाल लेंगे, है ना, इतना निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें कुछ एक्सेप्शन होगी जो मैं बता दूंगा, काम हो जाएगा, बहुत ईजी हो, में दिमाग नहीं लगा रहा। जैसे मैं लिखाता हूँ आप लोगों को, जैसे मैं लेता हूँ HF, HCl, HBr, HI। अब मेरे को इतना बता दीजिए, क्या नीचे जाएंगे, नीचे जाने पर साइज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बताओ मेरे को। साइज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी। क्या नीचे जाने पे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी, साइज बढ़ रही तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी ना। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो BD का क्या रोल हो जाएगा, बताओ। BD घटेगी नहीं घटेगी, BD घटेगी तो साथ में एक चीज़ इसके साथ में एक और हो सकती है, TS क्या हो जाएगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी कि नहीं घटेगी। मैंने आपको थर्मल स्टेबिलिटी के 2 ऑर्डर बताए थे, एक तो बताया था पॉली के बारे में, एक बताया था मोनो के बारे में। तो पॉली तो किस पे डिपेंड करी थी, साइज पे, ठीक है ना। मोनो किस पे डिपेंड करती है, 1 साइज पे। मतलब छोटी साइज का ज़्यादा होगा, पॉली में सब बड़ा होगा साइज बढ़ने के साथ साथ। क्या नीचे जाने पे साइज बढ़ रही है। अगर पॉली एटॉमिक आता, अब यहाँ पे देखो मोनो एटॉमिक आ रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मोनो एटॉमिक आ रहा है ना। मोनो एटॉमिक आएगा मतलब नीचे जाने पे घटेगी, छोटी का ज़्यादा हो जाएगा। ये वाला था ना, तो देखो TS घटेगा, BD भी घटेगी, ठीक है। अब ऐसे मत लगा देना कि ऊपर के 2 तो बढ़ेंगे 2 घटेंगे, ये वाला कंसेप्ट मत लगा देना। कंसेप्ट अलग अलग है सब चीज़ का, तो आप इसको इतना मान के चलिए, आराम से काम आपका हो ही रहा है। ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया ना, तो आप मेरे को बता दीजिए नीचे जाएंगे तो काम बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या BD घटेगी बढ़ेगी, मेरे को बता दीजिए। बताना, BD नीचे जाएंगे तो घटती जाएगी, बताओ। देखो BD क्या हो रही, घटती जा रही है, तो सबसे ज़्यादा किसकी आएगी, BD, इसकी आएगी, छोटे वाले की ज़्यादा आएगी। देखो क्या इसमें कोई दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत नहीं। बड़ा बॉन्ड तोड़ना आसान होता है छोटे बॉन्ड की अपेक्षा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं मान लीजिए मैं लेता हूँ भैया इसका एग्जांपल CH3F, कभी मैं लेता हूँ CH3Cl, कभी मैं लेता हूँ CH3Br, कभी मैं लेता हूँ CH3I। तो इसमें बता दीजिए इसमें क्या दिक्कत है। क्या CH3 सेम है, क्या अपन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन देखना है ना। तो इनमें वापस से वही आएगा काम, ये वाला ऑर्डर लगेगा। कभी मैं लेता हूँ NH3, कभी मैं लेता हूँ PH3, ये वाला लेता हूँ मैं, ठीक है। कभी मैं ले लेता हूँ H2O, कभी मैं ले लेता हूँ H2S, कभी मैं ले लेता हूँ H2SC, कभी मैं ले लेता हूँ H2T, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलियम, टेलोरियम। ये वाला हो गया ऑर्डर। अब मेरे को इतना बता दीजिए सब में वही चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो वही चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। इसमें क्या ऑर्डर हो जाएगा, ये वाला ऑर्डर होगा कि नहीं होगा। सब में कोई दिक्कत है क्या, ये वाला ऑर्डर। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ रही है, बॉन्ड बढ़ रहा है, तो एनर्जी क्या कम हो रही है। छोटे साइज की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, छोटा बॉन्ड रहेगा उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब उसको तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। क्या ये वाला क्लियर हो चुका है आपका, ये वाला क्लियर हो चुका। आपको मैंने कंसेप्ट क्या सिखाया, कंसेप्ट क्या सिखाया, नीचे जाने पे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ये वाला कंसेप्ट सिखाना। तो इस बेस पे अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं तो आप मेरे को जवाब देंगे कि नहीं देंगे, जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। कि अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ फ्लोरीन, ठीक है, और मैं लेता हूँ भैया क्लोरीन, ठीक है, तो आप इसका मेरे को इतना बता दीजिए, इसकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर और BD का ऑर्डर मेरे को बता दीजिए। अभी अपन ने सीखा, क्या सीखा अपन ने, कि नीचे जाएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, इधर जाएंगे तो क्या बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। साइज बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो जो अपना BD है भैया वो घट जाएगा, मतलब छोटे साइज की ज़्यादा हो जाएगी। ये वाला ऑर्डर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मेरे को बताओ।
आराम से हो जाएगा। तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, ऊपर की साइड लगाएंगे। इसका आंसर क्या लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। क्या ये मैंने रॉन्ग लिखा कि राइट लिखा, बता दीजिए मेरे को, क्या ये रॉन्ग है कि राइट है, बोलो। आप बोलेंगे राइट है भैया, ये वाला कंसेप्ट आप लोगों ने सिखाया है मेरे को। लेकिन अगर ऐसा आपने टिक लगाया है ना भैया, अगर ऐसा आपने टिक लगाया ना, तो मैं वही की वही आपका मैं क्या रॉन्ग कर दूंगा क्वेश्चन को। रॉन्ग कैसे कर दूंगा, क्योंकि जो कंसेप्ट आपको सीखना है ना, इसमें यही कंसेप्ट है, सीखने का कंसेप्ट आपको यही है इसमें, कि भैया यहाँ पे ऐसा ना हो कि ये वाला रोडर चलता है, ये वाला ऑर्डर चलता है। इसके पीछे क्या रीजन होता है, इसके पीछे रीजन होता है लोन पेयर रिपल्सन। अब भैया रिपल्सन क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन क्या होता है, मेरे को बताओ। आपको देखो ये वाला चीज़ तो सबको आती है, सबको आती है ना नॉर्मल, लेकिन आपको याद का क्या करना है, आपको याद ये वाली करनी कि भाई फ्लोरीन क्लोरीन जो आ रहा है ना, इसमें ये वाला चीज़ चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। देख लीजिए ये फ्लोरीन कौन से पीरियड में आता है, ये आता है भैया सेकंड पीरियड में, बिल्कुल आएगा। ये किस में आएगा, ये थर्ड पीरियड में आएगा कि नहीं आएगा, फ्लोरीन क्लोरीन आएगा कि नहीं आएगा थर्ड पीरियड में। तो हमेशा ध्यान रखना सेकंड पीरियड की और थर्ड पीरियड में अगर आपको कंपैरिजन करने की बोला जाए सेम सेम मेटल में, तो भैया क्या हो जाएगा, थर्ड पीरियड की ज़्यादा हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा। इसको एक्सेप्शन बोल दो, कुछ भी बोल दो। यहाँ पे क्या लोन पेयर रिपल्सन होता है। ऐसा क्यों, फ्लोरीन क्लोरीन में लोन पेयर बराबर है कि नहीं, फ्लोरीन क्लोरीन में लोन पेयर बराबर होंगे, दोनों में लोन पेयर तो बराबर है। लेकिन अगर साइज की बात करो तो साइज किसकी ज़्यादा छोटी हो जाएगी, फ्लोरीन की या क्लोरीन की, बोलो। साइज इसकी छोटी रहेगी, इसकी बड़ी रहेगी। तो लोन पेयर आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, मतलब आपस में धामा पच्ची करेंगे, मस्ती करेंगे। तो जो छोटी साइज रहेगी, छोटी साइज में मान लीजिए इस वाली साइज में 7 इलेक्ट्रॉन्स पड़े, 5 इलेक्ट्रॉन्स पड़े, जो भी, तो ये आपस में करेंगे तो इनको थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। दिक्कत ज़्यादा हो जाने के कारण में ये टूटने का चांसेस इसका ज़्यादा बन जाता है, टूटने का चांसेस ज़्यादा बन जाता है। जैसे मान लीजिए छोटा सा ये वाला बेड ले लेता हूँ मैं, ये वाला बेड ले लेता हूँ मैं, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को ये वाला बेड, इसमें मैं बिठा देता हूँ 10 लोग, ठीक है जी, 10 लोग में बिठा देता हूँ। ये छोटा बेड है, अगर इस 10 तो इसको टूटने का, बेड टूट भी सकता है ना, तो इसको बेड को टूटने की जो प्रायोरिटी तो ज़्यादा हो जाएगी। अगर इसके बजाय मैं मान लीजिए इतना बड़ा ले लेता हूँ, इतना बड़ा बेड लेता हूँ, उसी लोग पे 10 लोग बिठाऊँ, तो इसके बजाय तो आराम में ज़्यादा रहेगा ना, उनको ज़्यादा स्पेस मिलेगा और उसको टूटने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। इसलिए समझो इसको रिपल्सन बढ़ जाता है छोटी साइज में। इलेक्ट्रॉन तो बराबर है दोनों में, साथ साथ दोनों में, लेकिन यहाँ छोटी जगह में उनको रहने को मिल रहा है, यहाँ बड़ी जगह को रहने मिल रहा है। छोटी जगह मिलेंगे तो कुछ तो फायदा हो जाएगा ना यार उनका, मतलब कुछ तो नुकसान हो जाएगा ना इनका यार। आप बड़ी जगह में रहेंगे तो इससे तो बेटर ही प्लेस कर पाएंगे चीज़ों को, तो इसलिए रिपल्सन हो जाता है। तो ये वाला ऑर्डर है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझ पा लेंगे, आप समझ लेंगे। लेकिन कभी कभी आपको फ्लोरीन क्लोरीन का तो ये भी क्या होता है, लगभग 60-70% बच्चों को पता होता है फ्लोरीन क्लोरीन का, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो यहाँ से सीखनी है। अगर मैं ले लेता हूँ NN, मैं ले लेता हूँ PP, तो भैया इनका ऑर्डर भी सेम वही होगा जो इसका हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड पीरियड, यहाँ पे क्या थर्ड पीरियड, तो सारा जो भी काम करता है ना हमेशा चलता है। मैं बेसिक फॉर्म में अगर मान लेता हूँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ले लेता हूँ, सल्फर सल्फर ले लेता हूँ, तो इसका ऑर्डर बता दीजिए, क्या ऐसा होगा कि ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। नाइट्रोजन का देख ले, सल्फर का देख ले, क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, ये वाले करने हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, इनको करोगे ना आप तो मज़ा आ जाएगा। आप लोग बाकी लोगों से आगे निकलने में आपको कुछ टाइम नहीं लगेगा, कुछ टाइम नहीं लगेगा, है ना। ये सेकंड पीरियड था, ये कौन सा था, थर्ड पीरियड था, ठीक है जी। मतलब सेकंड पीरियड की किससे ज़्यादा होती है, मतलब थर्ड पीरियड की ज़्यादा होती है सेकंड पीरियड से, उल्टा हो जाता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है ये, है ना। इन चीज़ों को याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको मैं एक स्टार फॉर्म में लिखा देता हूँ कि जो ये जो BD है, BD क्या होती है सेकंड पीरियड की, सेकंड पीरियड की कम हो जाएगी किससे, थर्ड पीरियड से। ये वाला कंसेप्ट लिख लो इसको अच्छे से, ना मैं इसको लाइन करके अच्छे से बता देता हूँ आप लोगों को। इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखो, क्योंकि यार देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें ही काम आती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही काम आती है। इनसे ध्यान रखेंगे ना, बाकी लोगों से आगे निकल जाएंगे। सब कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, सेलेक्टेड पढ़ो, क्योंकि नीट का एग्जाम का आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। आराम से चीज़ें हो जाती है, इतना बड़ा काम नहीं है यार। लेकिन बच्चों को क्या होता है ना, कभी कभी ये वाली बुक लगा लो, वो वाली बुक लगा लो, बहुत सारी उनको चीज़ें मिलती है, तो दिक्कत इसलिए होती है। बाकी अगर आप सही से रास्ते में काम करो ना, काम आराम से हो जाता है। कोई भी एग्जाम निकालने के लिए आपको ना स्ट्रेटेजिक प्लान होना चाहिए, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ने का होता है ना, उससे पढ़ने सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि इतनी चीज़ें दिमाग थोड़े ना रिसीव कर पाएगा, स्टोर कर पाएगा इतनी चीज़ों को। तो थोड़ा ध्यान रखो, जो मैं स्टार लगाता हूँ ना चीज़ें, उनको आप भी स्टार लगा लीजिए, और जब भी रिवीजन करें स्टार में उन्हीं चीज़ों को पढ़े। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, जो स्टार लगा रहा हूँ ना, पढ़ाना तो सब कुछ पड़ेगा मेरे को, समझो यार, कंसेप्ट बनाने के लिए। लेकिन जो क्वेश्चन आता है ना, वो जो मैं स्टार लगा रहा हूँ क्वेश्चन वहीं से आएगा, जहाँ मैं स्टार नहीं लगा रहा हूँ वहाँ से कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा ज़िंदगी में। वो तो पढ़ाना इसलिए पड़ता है कि भाई बेसिक पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट तो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं ना, तो एक कंसेप्ट बनेगा दूसरा, लेकिन कंसेप्ट तो आपको याद है, लेकिन जो अच्छे से ये कंटेस्ट याद करना पड़ेगा वो रहेगा ये वाली चीज़, जहाँ मैं स्टार लगाता हूँ, ये वाली चीज़ है, आराम से हो जाएगा।
इसका अगर रीजन भी लिखा दूँ तो मैं वही लिखा देता हूँ जो बताया मैंने, स्मॉल साइज, है ना, रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग लोन पेयर रिपल्सन। ये वाला रीजन लिख लीजिए। कर लिया जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिखो, अच्छे से लिखो। एफ ले लेता हूँ मैं, Cl ले लेता हूँ मैं, ले लेता हूँ ब्रोमीन ले लेता हूँ मैं, आयोडीन ले लेता हूँ, है ना, ऑक्सीजन अच्छा सल्फर और इसके बाद में SiSi टी। अच्छी राइटिंग होती मिट जाती है मेरी कभी कभी जल्दीबाजी में, है ना। PP SP ये वाला हो जाएगा। अब छोटा सा एक एग्जाम्पल लिख लो इनको ना, एक बार वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ फ्लोरीन, कभी मैं लेता हूँ क्लोरीन, कभी मैं लेता हूँ ब्रोमीन। थोड़ा मेरे को आप मुंह को आराम दे दो आप, है ना। ये वाला हो गया फ्लोरीन, ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम हो गया, नाइट्रोजन 5 सेंटीमीटर हो गया, सब SP, है ना। ये वाला हो गया। अब मेरे को इतना बता दीजिए इनमें क्या चलेगा रोला आपका, इनका आपको ऑर्डर बताना है। साथ में अगर मान लीजिए मैं इनके साथ में एक और चीज़ ले सकता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन वाली, है ना। कार्बन वाली मैंने पहले नहीं कराई थी ना आप लोगों को, फिर भी करा देता हूँ मैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, उसके बाद टिन। कभी कभी मैं ऐसे लिखता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ सब, तो कहना यार क्या लिखना है, थोड़ा सा हो जाता है ना यार, समझो। ये वाला हो जाएगा कि इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इनके बीच में इनका अगर मैं ऑर्डर लिखूंगा, BDE का ऑर्डर लिखूंगा, ठीक है जी, काय का ऑर्डर लिखूंगा, BDE का ऑर्डर लिखूंगा। हेलो, BDE का मैं ऑर्डर लिखूंगा तो अब मेरे को बता दीजिए इसका ऑर्डर बता दीजिए पेस्ट में, फिर इसका बता दीजिए, फिर इसका बता दीजिए। तो इसका ऑर्डर देखो क्या वही हो जाएगा काम। Cl2 का ज़्यादा होगा, इधर भी ज़्यादा होगा, इधर भी ज़्यादा होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो सारा काम ऐसे चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा। लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत दिक्कत होती है। इस वाले ऑर्डर को अच्छे से रखना कि भैया सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, Cl2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, Cl2 के बाद में Br2 आता है, उसके बाद आता है F2, ठीक है। ये वाला याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। F2 कहाँ पे चला गया, 3rd नंबर पे, Cl2, उसके बाद Br2। ये वाला क्रम सारी चीज़ है ना उल्टी सीधी हो जाती है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत, इनमें दिक्कत नहीं है। देखिए ये वाला ऑर्डर से है मैं। उसके बाद मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन में सब सिंपल चलेगा, SS आ गया, ऑक्सीजन आ गया। उसके बाद में क्या आएगा, AC आएगा, लास्ट में T तो चली जाएगा। नाइट्रोजन की बात करूँगा तो नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस। उसके बाद NN आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, AS आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, SP आएगा। ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। बस आपको इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना, ये वाला यार ये बहुत गंदा है, इसमें ना उल्टा सीधा बहुत होता है, इसको ध्यान रखना अच्छे से, क्वेश्चन अटक जाता है, यहाँ पे काम आएगा ना ये वाला। Cl2 Br2 F2 कहाँ पे चला गया, 3rd नंबर पे चला गया यार, 2nd नंबर पे ना रह के, बाकी इनमें सब सेम है। अगर ये और इम्पोर्टेंट है, लास्ट वाले की मैं बात करूँ तो लास्ट वाले में क्या है, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ऐसा क्यों कि लास्ट वाले में भैया जो क्या होता है, ये कार्बन है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये चारों क्या बॉन्ड बना लेते हैं कार्बन में। कभी लोन पेयर दिखते हैं कि आपको नहीं दिखते होंगे, है ना। जब लोन पेयर नहीं रहेगा, रिपल्सन नहीं होगा तो क्या इसमें कोई ये वाली दिक्कत आएगी कि नहीं। ये वाली सारी आगे पीछे हो रही किसके कारण हो रही, रिपल्सन के कारण। तो भैया कार्बन का हमेशा ध्यान रखना, कार्बन का क्या हो जाएगा, बोलो, CC SI G SN। ये वाला ऑर्डर हो जाएगा कार्बन का। कार्बन के ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, इस तरह से करो काम हो जाएगा। ये वाला सिंपल, ये वाला ऑर्डर आ जाएगा, बहुत ईजी है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कार्बन में, इसलिए मैंने कार्बन भी लिखा दिया। आपको दिक्कत कहाँ हो रही है, इस वाले में, बाकी इनमें तो आप कर ही लेंगे, है ना। ये भी सारा एक कंसेप्ट बन गया। लेकिन इस वाले ऑर्डर में क्या हो जाएगा, फ्लोरीन 3rd नंबर पे चला जाएगा। इस तरह से करेंगे काम, बहुत आसान से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी, है ना। इसके पीछे एक छोटा सा रीजन लगता है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, केटिनेशन होता है इसमें। क्या होता है, केटिनेशन होता है, एक छोटा सा वर्ड होता है। केटिनेशन के बारे में बता दूंगा आप लोगों को, है ना, अच्छे से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन लिख लो मेरे सामने बाप, है ना। क्या लिखेंगे, विच चालकोजन शो मोर केटेनेशन, है ना। कौन सा चालकोजन है जो केटेनेशन शो करता है मॉक्स, है ना। देखो केटेनेशन की मैंने बात करी थी, केटेनेशन का आपको बता दिया मैंने। केटेनेशन किस में होता है, कार्बन वगैरह में, इनमें इसी वाला रीजन लगता है, ठीक है जी। अब लिख रहा हूँ मैं कि कौन सा मैक्स करेगा केटेनेशन, ठीक है। ये वाला केटेनेशन किस पे शो करेगा, है ना। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो ऑक्सीजन, सल्फर, कभी कभी मैं लूँगा सेलेनियम, और कभी मैं लूँगा कार्बन।
अब बताए दिक्कत कहाँ पे करते हैं बच्चे, क्योंकि मैंने लिखा है कहाँ पे केटेनेशन, यहाँ पे कार्बन वाले में ना, कार्बन वाले पे लिखा है, तो मैंने तो यहाँ पे क्या लिखा है चाल्कोजन। चाल्कोजन किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली को। कार्बन तो भैया आ रहा है तो चाल्कोजन से तो मतलब ही नहीं है, तो पहले गलत हो जाएगा वो ना, तो इसमें सही है ना। अब इसमें से कौन सा आंसर होगा, ये वाला होगा, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम वाला। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया जो केटेनेशन होते हैं ना, ये केटे डिपेंड किस पे करता है, अभी समझ में आएगा आपको, बीडी पे, एलो ऐसे डिपेंड करता है, ये वाला इसका फैक्टर है। अब बताओ मेरे को क्या राइट है कि नहीं आया सर, राइट है ना भैया। बीडी किसकी ज़्यादा है, एस की ज़्यादा है ना, देखो एस की ज़्यादा है बीडी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एस एस पे डिपेंड, ये किस पे डिपेंड करता है, बीडी पे। लेकिन कभी कभी देखो चाल को जो लिखा तो बच्चों के दिमाग में क्या होता है, भैया ने क्या लिखा था केटेजन का, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ट्रिकी बना के बताया, क्योंकि आपको अच्छे से क्या काम होगी, छोटा सा टॉपिक है ना ये, छोटा सा हेडिंग है तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब ध्यान आ जाएगा आपको। तो कार्बन लगा देंगे डायरेक्टली, क्योंकि भैया ने लिखा था कार्बन वाले पे, तो आप कार्बन लगा देंगे, ऐसे तो भूल ही जाएंगे। मैं तो पूछ ही रहा हूँ, पूछ नहीं रहा कार्बन की, तो मैं पूछ रहा हूँ भैया चाल्कोजन फैमिली की कौन सा चाल्कोजन सो मोर केटेनेशन है ना, तो केटेनेशन भैया सल्फर करेगा, क्योंकि बीडी पे डिपेंड करेगा। इसको आराम से कर लेंगे। अब इस लाइन लिख लो इसके पेन पे ना, केटिनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ एन नाइट्रोजन है ना, इज लेस देन पी बिकॉज सिंगल बॉन्ड होने के कारण छोटा सा लिख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, अगर मैं बात करूँ कार्बन वाली, तो कार्बन का ये वाला केटेनेशन का रूल होता है जी, ये वाला कार्बन से लेकर इनका लगभग बराबर होती है, बाकी इनके कार्बन की बहुत ज़्यादा होती है केटेनेशन। अगर कार्बन फैमिली की मैं बात करूँ तो केटेनेशन का ये रूल होता है, इसको कर लेना, बहुत ईजी सा छोटा सा टॉपिक है, बस इतना सा ध्यान रख लेना। ये चीज़ें कोई पढ़ाता भी नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, कहीं से क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा आपका। ठीक है जी, ये वाला काम कर लेंगे। अब क्वेश्चन लिखो एक छोटा सा, थोड़ी मेरी तबीयत खराब है ना आज, थोड़ा सा उसको देख लेना। BD ऑफ H2 मैक्स इन सिंगल बॉन्ड है ना, लाइन लिखो, इसको क्वेश्चन नहीं लाइन लिख रहे ना, BD ऑफ H2 मैक्स इन सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको कंफ्यूज करती है। कैसे करती है कि मैंने क्या लिखाया कि अगर मैं बात करूंगा सिंगल बॉन्डेड वाले सारे एलिमेंट है ना, सिंगल बॉन्ड वाले अगर एलिमेंट में लूंगा तो सिंगल बॉन्ड में मैक्सिमम जो बीडी होगी वो किसकी होती है भैया, H2 की सारी है ना, किसकी होगी, H2 होगी, मैक्सिमम होगी H2 की। कहाँ पे, जहाँ मैं सिंगल बॉन्ड लूंगा। अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड लेता हूँ, क्या लूंगा मैं, डबल बॉन्ड लूंगा, कभी ट्रिपल बॉन्ड लूंगा, तो भैया फिर थोड़ी ना होगा, फिर ऐसा मतलब करते हैं ना H2 आते हैं सारा लगा देंगे। बच्चे मिस्टेक कहाँ पे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं ना, BD का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, मैं लिखता हूँ O2 N2 और H2। अब बताओ मेरे को इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। अब बच्चे क्या करेंगे कि भैया ने लिखाया था कि H2 की मैक्स होती है, लेकिन मैं बता रहा सिंगल बॉन्डेड वाले, जब सिंगल बॉन्ड हो, या तो भैया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, या तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, या तो H सिंगल बॉन्ड है। तो अब बता दीजिए मेरे को सबसे ज़्यादा किसकी होगी, क्या H2 की होगी कि नहीं होगी ना। सिंगल बॉन्डेड में होती है तो सिंगल बॉन्डेड है ही नहीं, या तो डबल ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो इनका जो असली ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, बता दीजिए मेरे को। N2 ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा होती है ना, 3 बॉन्ड एनर्जी तो अलग आनी है, एक बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी, 2 को ज़्यादा लगेगी, 3 को ज़्यादा लगेगी, तो भैया N2 O2 फिर उसके बाद में क्या होगा H2, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सा ऑर्डर है, ध्यान रख लेना, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बता रहा हूँ, ये वाला हो जाएगा। क्या आराम है क्या चीज़ों का। अब मेरे को बता दीजिए BD का ऑर्डर बताओ आप, BD का बताओ, जैसे मैं लेता हूँ सिंगल बॉन्ड में। अब देखना यहाँ पे N2 आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। अब मैं लिखा रहा हूँ डायरेक्टली आपके सामने लिख रहा हूँ NH सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन किससे, सिंगल बॉन्ड से है ना, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से। तो अब मेरे को बता दीजिए किसका ऑर्डर कैसे होगा। अब बता दीजिए BD किस पे डिपेंड करती है, 1 साइज पे बोलो, छोटी साइज है बड़ी साइज पे। तो यहाँ पे मेरे को बताइए नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, छोटी साइज किसकी है, फ्लोरीन की साइज छोटी है, इधर जाएगा सारा काम बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो इसका ऑर्डर होगा ना भैया, ऑर्डर होगा ये वाला ऑर्डर हो जाएगा इसका। इसके पीछे क्या रीजन है भैया, लोन पेयर देखो आप, लोन पेयर रिपल्सन भी तो एक चीज़ होती है ना। यहाँ पे कितने लोन पेयर होते हैं बताओ, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, इस पे कितने होते हैं लोन पेयर, इस पे कम होंगे, इस पे ज़्यादा होंगे, इस पे ज़्यादा होंगे लोन पेयर, ठीक है ना। ऑक्सीजन पे भैया कितने लोन पेयर होते हैं, कितने लोन पर होते हैं, 7 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं, बोलो। नाइट्रोजन में कितने लोन पर होते हैं, फ्लोरीन में कितने लोन पर, लोन पर जिसमें कम होगा रिपल्सन कम होगा, है ना। तो ये वाला ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी पर अगर मैं लिखता हूँ आपके सामने CCNN, ये पे मैं लेता हूँ ऑक्सीजन। अब मेरे को बता दी अब किसका ज़्यादा ऑर्डर होगा, कार्बन की छोटी साइज
कि बड़ी साइज, लेकिन कार्बन के लोन पेयर नहीं, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। ये सारे ऑर्डर देख लें, लोन पेयर सारी चीज़ें लगानी पड़ेगी आपको। अब मैं लेता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन यार, क्या लूँगा, जैसे मैं लेता हूँ N2O2 C2H6। अब मेरे को बता दीजिए किसका हो जाएगा। वापस से वही थर्ड, 3 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये देखो 3 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे 1 बॉन्ड, ये वाला ऑर्डर होगा कि नहीं होगा। क्या चीज़ समझ में आएगा आप लोगों को। यहाँ पे लोन पेयर देख ले, यहाँ पे लोन पेयर देख लिया, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देख लिया, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाला है कि भैया अगर सिंगल बॉन्ड सारे हो रहे हैं वहाँ पे H2 की मिक्स होगी, लेकिन यार ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बच रहे हैं, डबल बॉन्ड बच रहे हैं, तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी भाई ऐसे क्या करना है क्या नहीं करना। मैं बताता हूँ, लिखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ इसको। BD लिखो, है ना, BD का डिक्रीजिंग ऑर्डर O2 N2 F2 H2 Cl2 Br2 I2, इतना सारा लिख दिया मैंने। आप बता दीजिए मेरे को इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, थर्ड बॉन्ड की, उसके बाद डबल बॉन्ड की, उसके बाद में फर्स्ट बॉन्ड की, ये वाला ऑर्डर रखो। सबसे पहले यही चीज़ देखेंगे अपन। अब इसमें मेरे को इतना बता दीजिए थर्ड बॉन्ड किसका, इसका, सेकंड बॉन्ड इसका, है ना। तो अपन सबसे ज़्यादा किसकी लिखेंगे, N2, उसके बाद किसकी लिखेंगे, O2 लिख दिया मैंने, ठीक है। N2 हो गया सारा। अब जो H2 की सिंगल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा होती कि नहीं होती है। अब जब मान लीजिए O2 और N2 चला गया तो F2 H2 Cl2 Br2 I2 इन चारों में क्या सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल है सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, H2 आएगा सिंगल बॉन्ड वालों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, है ना। अब उसके बाद तो सारा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बच रहा है, इनका पता ही है, छोटे का सबसे ज़्यादा होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन F2 और Cl2 की मैं बात करूँगा तो वहाँ पे Cl2 की ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, चलो Cl2 के बाद में क्या हो जाएगा, Br2 F2, ये तो आपको बताया है ना मैंने, ये तो लिखा हुआ है ना अपन ने आराम से, ये वाला ऑर्डर। तो बाकी इसको और इसको इनमें दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, ये वाला सारा मिक्सिंग में आएगा ना, तो इसको इंपॉर्टेंट बना के लिख लेना हर टॉपिक को। N2 थर्ड बॉन्ड, ऑक्सीजन सेकंड बॉन्ड, 2 बॉन्ड, है ना। और यहाँ पे H2 में सिंगल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा आएगा इन चारों में, ठीक है ना। तो H2 को आप पीछे लगा दें, इसका ऑर्डर तो आपको पता है सही, Cl2 का Br2 थर्ड नंबर पे जाएगा। क्या इसको कर लेंगे क्या आप, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन लिखो, क्या लिखेंगे, विच पेयर, है ना, विच पेयर हैज ऑलमोस्ट सेम BD, ऑलमोस्ट सेम BD किसकी है बताओ मेरे को इसमें, है ना। HFO2 क्या N2 CO क्या H2 F2 क्या F2 I2, अब बताओ मेरे को ऑलमोस्ट सेम लगभग बराबर किसकी है। तो आप इसमें मेरे को बता दीजिए, HF आ रहा है, ठीक है, HF आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, H और F में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इनमें डबल बॉन्ड आ रहा है। तो बता दिए इनके दोनों की सेम होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या N2 CO आ रहा है, यहाँ पे कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, और यहाँ पे 3 बॉन्ड है, लेकिन एक ऐसा चल रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म में चल रहा है। क्या इनमें सेम होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। H2 F2 तो भैया देख लीजिए, यहाँ पे H2 यहाँ पर है, F2 यहाँ पे, कितना बड़ा डिफरेंस इनके बीच में, नहीं होगा ना, ये भी नहीं होगा। क्या F2 I2 होगा, हाँ बिल्कुल होगा। देख लीजिए F2 I2 बिल्कुल नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है, नज़दीक आ रहे हैं, तो भैया लगभग सेम होगी एनर्जी इनकी। इस तरह से करेंगे काम आपका बनता जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, जो आपका BD का जो रूल है, जो BD है आपका कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक बहुत अच्छे से कराया मैंने, इसको करेंगे तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, और बहुत अच्छी चीज़ें इनको करेंगे ना, आपको समझ में आएगी चीज़ें, और चीज़ें बनना भी शुरू हो जाएगी आप लोगों से। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें बताए उनको कर लेना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा रोल है सिंगल बॉन्ड में H2 का ज़्यादा होगा, बाकी तो थर्ड पीरियड की ज़्यादा होगी सेकंड पीरियड से, वहाँ पे ऐसा। अब एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे अपन, अगला जो एडिंग अपना हो क्या रह जाएगा, बेंट रूल। जो अपन ने 11 प्रॉपर्टीज लिखी थी ना, वो 11 प्रॉपर्टी आज खत्म हो जाएगी आज क्लास में। फिर कल की क्लास में अपन क्या करेंगे, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, है ना, उन सारी फैमिलीज को पढ़ेंगे अपन अच्छे से, है ना। फैमिली के हिसाब से काम करते जाएंगे। बाकी जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाए सारे कंसेप्ट उन फैमिली में काम आएंगे। एक कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेना, नहीं तो फिर कल फैमिली में दिक्कत आएगी। वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट में बोलूँगा यहाँ पे भैया बैक बॉन्डिंग होगी नहीं होगी, आपको पता होगा कैसे, है ना। उस तरह से काम करेंगे, सारी फैमिली आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, गारंटेड बोल रहा हूँ, इस चीज़ मजा जाएगा। ये लिखो बेंट रूल क्या होता है। अब देखो बेंट रूल, छोटी सी बात मैं बता दूँ, बेंट का मतलब तो ही हो रहा है ना, नाम से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बेंट क्या होता है सारी चीज़। तो बेंट का असली मीनिंग कहाँ पे होता है, देखो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी जब अपन पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन, CH3 और CF3, है ना। अब इनका मेरे को पहले है बता दीजिए, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इसका तो होगा ये कार्बन, और इस पे एक लोन पेयर होगा कि नहीं, इस पे एक लोन पेयर होगा। तो भैया इसका तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। ऐसा क्यों, कार्बन के 3 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, इसको तो अपन काउंट ही नहीं करेंगे। इस तो sp2 हो गया, यहाँ पे CF3, तो यहाँ भी sp2 होना चाहिए ना भाई। sp3 क्यों लिखा मैंने, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे मैंने काउंट कर लिया इसको। इसके पीछे क्या रीजन बताया था मैंने, इसके पीछे रीजन बताया था आप लोगों को कि जब भी कोई सा भी मेटल हो, मतलब जो सेंट्रल एटम है उससे अगर मान ले उससे मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हो, तो वहाँ पे भैया इस जो डॉट आएगा बिल्कुल भी है लोन पेयर, सिंगल पेयर आएगा ना, मतलब जो लोन पेयर में जो एक डॉट बचा रहेगा ना,
इसको भी अपन डॉट को भी क्या काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन हाइड्रोजन की बात करेंगे तो भैया लेस नेगेटिव है ना, तो इसलिए यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या जो सेंट्रल एटम है उससे मोर नेगेटिव एलिमेंट आ जाएगा तो वहाँ पे किया जाता है ये वाला रूल। तो इस वाले रूल की जो सारी चीज़ है ना, ये रूल कहाँ पे लागू होता है, ये क्यों आया है, इसका सब की जो एक्सप्लेनेशन करता है ना ये वाला करता है बेंट रूल। बेंट रूल की वजह से ये वाली चीज़ मैंने वहाँ पे बोल पाई थी, तो इसलिए मैंने आपसे बताई थी। मैंने कहा इसका जो डिटेल है इसको आगे पढ़ेंगे, बस यहाँ पे केवल आपको ध्यान रखना है। क्या इसको आराम से कर पाएंगे क्या आप लोग, क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो छोटी सी लाइन लिखेंगे, लिखो मोर नेगेटिव एटम बॉन्डेड, मोर नेगेटिव एटम बॉन्डेड विद हाइब्रिड ऑर्बिटल साइड एटम एन, जब साइड एटम की एन ज़्यादा होगी तो काउंट डॉट। ये वाला बेंट रूल यही बोलता है कि जब भी एन साइड वाले एटम की एन ज़्यादा होती है तो जो डॉट होता है ना भैया उसको भी काउंट किया जाता है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में काम आता है। इसको आराम से कर लेंगे, क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या। ये वाली चीज़ मैंने बताई थी आपको, पहले भी बताई नहीं बताई थी। इसके पीछे आप मेरे को इतना बता दीजिए, इसमें भैया अगर मैं बात करूँ एस कैरेक्टर की, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना है। एस कैरेक्टर आप तो परसेंटेज तो निकाल सकते हैं ना, आप कैसे निकालेंगे परसेंटेज में बता दूँगा एक बार। और आपके पास ना sp2 sp3 तीन चीज़ें आती है ना, तो भैया इसमें देखो s और p, अगर मान लीजिए अपन 100% मान लेते हैं इस चीज़ को है ना, तो s और p मतलब दोनों का 50% योगदान, 50% आ रहा है दोनों का, 50% आ रहा है दोनों का, ठीक है। अगर मैं sp2 की बात करूँगा तो यहाँ पे इसका तो 1 है, इसका 3 है, मतलब 33% है ना। अगर मैं पूछ लूँ आपसे 66 है ना ये वाला, तो इसकी कितना परसेंट है 33, यहाँ पे कितना है 55। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 25 ही होगा ना, क्योंकि 3 तो इसके 1 इसका है, तो 3 1 4 मतलब 25 हो गए ना, तो 25% है तो 75% पी। तो आपको मैं बोलूँ कि भैया परसेंटेज कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो आप बोलेंगे एसपी में होता है, क्योंकि यहाँ 50% होता है, ठीक है। उसके बाद होता है 33% किस में, sp2 में, sp3 में, इसमें ये वाली चीज़ है। तो ये ध्यान रखना परसेंटेज कैरेक्टर में, आगे चीज़ें कुछ बताऊँगा आप लोगों को किस में परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है किस में कम है, ये चीज़ पता लगा लेना। तो एसपी में सबसे ज़्यादा होता है। एसपी में क्यों, वहाँ पे एस और पी आता है तो दोनों 50% है। यहाँ पे sp3 में क्या हो जाएगा, एक ही एस आ रहा है 3 पी आ रहा है, मतलब 25% रहेगा। यहाँ पे p2 है एक ऐसे है, तो यहाँ पे 33 का 3 रेशो बनेगा ना, तो एस का कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। क्या आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला करेंगे ही नहीं करेंगे आप, इसमें कोई दिक्कत है। तो एक छोटी सी लाइन में यहाँ पे लिखा देता हूँ कि जब भी मान लीजिए एस कैरेक्टर आपके पास में कम हो गया ना, एस हैविंग लेस एस कैरेक्टर, सो जो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग है ना, हैविंग लेस एस कैरेक्टर, सो विद्रोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजियर। ये लाइन लिखो कि जहाँ पे एस कैरेक्टर कम होंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन को विद्रोह करना आसान होगा। सबसे कम एस कैरेक्टर कहाँ पे होता है, sp3 में, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, है ना। तो भैया एक बात बता दीजिए, यहाँ पे CF3 है, यहाँ पे F3, ठीक है। तो आप मेरे को इतना बता दीजिए कि भैया इसका क्या हो सकता है, या तो sp2 हो सकता है या sp3 हो सकता है, दो ही हो सकता है ना, या तो 3 या 4, ठीक है ना। दो ही तो इसकी संभावना है ना, दो ही तो हाइब्रिडाइजेशन होने की। तो अब यहाँ पे मैंने sp2 ना होकर sp3 बोलने के पीछे क्या बताया, ये लाइन लिखाई कि हैविंग लेस एस कैरेक्टर, सो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। मतलब जहाँ पे एस कैरेक्टर कम होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। तो मेरे को इतना बता दीजिए कि भैया फ्लोरीन है, मोर नेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आयंस होते हैं, एटम्स होते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रूल होता है कि भैया वो इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी है, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, क्या, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जहाँ पे कोई सा भी एटम है उस इलेक्ट्रॉन को, उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो मेरे को बताओ फ्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये अट्रैक्ट वहाँ से करेगा जहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा है। तो भैया sp2 में तो ज़्यादा है ना, तो ये वहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा जहाँ से एस कैरेक्टर कम होंगे। तो sp2 में तो कितना भैया 33% आ रहा है, इसमें 25 आ रहा है। तो आप मेरे को बता दीजिए कहाँ से करना चाहेगा, वो करना चाहेगा sp2 से, इससे नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कम है ना। यहाँ पे मैंने लाइन लिखा दी, ये वाली लाइन, इस वजह से ये वाला काम होता है। इसका रीजन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इसके बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, बस ये वाला लास्ट टॉपिक है ना। अब इसके कुछ एप्लीकेशन में बता देता हूँ आप लोगों को। एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, एप्लीकेशंस। बेंट रूल समझ में आ गया ना आप लोगों को, बेंट रूल क्यों काम आता है। इसका एप्लीकेशन समझो। एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट नंबर का लिखो कि CH3 प्लेनर बट CF3 इज पिरामिड।
CH3 प्लेनर बट CF3 इज पिरामिड। ऐसा इसका रीजन क्या है? देखो CH3 तो प्लेनर होगा ही नहीं होगा, sp2 आ रहा है लेकिन ये तो पिरामिड फॉर्म में होगा क्योंकि sp3 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हैं लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं बोलेंगे क्योंकि टेट्राहेड्रल का अलग रूल होता है, इसमें अलग रूल होता है कि यहाँ पे एक ही डॉट आ रहा है ना, इस चक्कर में। देखो ये वाली चीज़ थी CH3, समझना इस चीज़ को अच्छे से, मैं बता रहा हूँ दोबारा से। ये वाला काम हो गया, इसका क्या हो जाएगा sp2, इसका क्या हो जाएगा sp3, ठीक है। एस कैरेक्टर कितना हो गया? 25% हो गया एस कैरेक्टर। ये सारा कुछ हो गया, क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा कि नहीं होगा? ये क्या पिरामिड फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को? ये डॉट ऐसे बन रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है, ठीक है जी। इसी बीच में एक एग्जाम्पल और लिख लेता हूँ मैं, NO2 ले लेता हूँ। NO2 की स्ट्रक्चर मेरे को बता दीजिए, क्या NO2 की स्ट्रक्चर ये वाली होती है? बिल्कुल नहीं होगी। ये वाली स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी? ये वाली होती है। ऑक्सीजन इधर ये वाला जुड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन। लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? 1 2, अगर दो ही जुड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। लेकिन इसका तो क्या होता है? sp2 होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है ना। ऐसा क्यों होता है? ये देख लीजिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि आपको सुना होगा FON, ये वाला रूल, ऑक्सीजन ज़्यादा, ये वाला ज़्यादा, ठीक है। तो ये वाला काम होगा कि नहीं होगा? इसलिए इस सारी चीज़ sp2 इसका sp ना होके sp2 होता है। ये रीजन्स है, इनको समझो आराम से। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ इसकी n की, इस तरह से आ जाएगा ये है ना। इसका जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 130 डिग्री, और इसको क्या बोले देंगे? एंगुलर। आसान चीज़ें बस आसानी से सीखते जाओ, आप काम हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन करेंगे इन sp3, वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आप लोगों में पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे केवल आपको पढ़ाया था, अब यहाँ पे समझा रहा हूँ उसका रीजन्स। देखो इन sp3d मोर नेगेटिव केप्ट इन एक्सियल पोजीशन, बोला था ना मैंने आपसे, एक्सियल पोजीशन, ठीक है। जो मोर नेगेटिव रहेगा ना उसको क्या करेंगे? मोर नेगेटिव कौन होगा? sp3d वाले में भैया उसको क्या रखेंगे? एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन ये वाली होती है ना, ये वाली होती है ना एक्सियल पोजीशन। अगर मैं बात करूँ ये वाली तो इक्वेटोरियल होगी, ये वाली होती है एक्सियल। तो एक्सियल पे क्यों रखा जाता है, ठीक है ना। इसके पीछे का रीजन ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एक चीज़ समझो कि जब भी आपके पास में sp3d आएगा तो आप मेरे को इतना बता दीजिए इसमें कितने ऑर्बिटल से हाइब्रिड ऑर्बिटल काम आ रहे हैं कि s p के 3 d के 1, मतलब 5 आ रहे हैं। 5 आ रहे कि नहीं आ रहे? तो 5 कौन से आएंगे? s का तो s किया जाएगा, ठीक है। अगर मैं p की बात करूँ तो p में 3 होते हैं। 3 में 3 कौन से होते हैं? एक तो s p x होता है, एक होता है py, एक होता है pz, और d में कौन से होते हैं? d में भी 4-5 होते हैं, लेकिन यहाँ d का कौन सा काम आएगा? dz स्क्वायर। ये वाला होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन जब आपका ऐसा कुछ sp3d आएगा ना तो उसमें क्या दिक्कत होती है? दिक्कत उसमें क्या होती है? ये तीनों मिलके एक बना लेते हैं, ये तीनों मिलके एक बनाएंगे, मतलब sp2 हो जाएगा ना, 3 हो गया ना sp2, p के 2, s का 1, sp2 हो गया, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एक बनाएंगे। इसको बोला जाता है pd, ठीक है ना। मतलब 5 है, 5 क्या करें? 3 तो एक साथ मिल जाएंगे, 2 एक साथ मिल जाएंगे, मिलने के साथ sp2 spd बना लेंगे। अभी समझ में आएगा इसका रीजन क्या होता है। देखो ये वाला होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब मैं मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या लेता हूँ? PCl3 F2, क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखो 5 बॉन्ड बन रहे हैं ना, F के 2, Cl के 3, 5 बॉन्ड, मतलब sp3d होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब ये कैसे स्टोर कर पाएंगे चीज़ों को? देखो ये चीज़ समझो, ये वाला सेंट्रल एटम हो गया, तो इससे ये वाली दो चीज, एक चीज़ तो ये बन गई, ठीक है, ये चीज़ तो बन गई। एक बनती ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ बनती है। तो भैया ये वाली चीज़ है, ये तो क्या होगी? sp2, ये तो sp2 हो गया, मतलब 3 हो गए। ये तीनों जो ऑर्बिटल्स है ना, तीनों ऐसे ऐसे हो जाएंगे फिर यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाला हो गया, ठीक है। लेकिन जो दोनों ये वाले रहेंगे ना, इधर के pd वाले दोनों ये इस तरह से बढ़ने में आएंगे। ऐसा क्यों? मैंने एक चीज़ लिखाई, sp3d में जो मोर नेगेटिव होगा ना वो कहाँ पे होगा? एक्सियल पोजीशन में। तो इसके तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना आप लोगों को कि भैया मान लीजिए मैंने फॉस्फोरस यहाँ पे लिया, क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या क्लोरीन आएगा, यहाँ पे क्लोरीन आएगा। मेरे को इतना बता दीजिए कि मोर नेगेटिव कौन सा होता है? फ्लोरीन या क्लोरीन? आप बोलेंगे फ्लोरीन मोर नेगेटिव होता है क्योंकि En 1 साइज होता है, छोटी साइज का जाता होता है। क्या बताओ ये आप इस तरह से आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो मैंने एक तो चीज़ बताई ना, 3 यहाँ पे आएंगे, 2 यहाँ पे आएंगे, किसमें कोई दिक्कत है क्या? क्या इस तरह से भरेंगे कि नहीं भरेंगे? इनको भरेंगे। तो ये रीजन होता है कि भैया ये ऊपर की साइड में आएंगे, नीचे की साइड में नहीं आएंगे। तो भैया जो F वाले हैं ना, ये यहाँ पे आ जाएंगे, F वाले यहाँ पे Cl लिख दो,
ये रीजन्स होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये वाला रीजन होता है, आराम से कर लेंगे कि नहीं करेंगे। अब छोटा सा मेरे को इतना बता दीजिए, बॉन्ड लेंथ इनमें क्या है, बॉन्ड बन रहे हैं आपस में, तो बॉन्ड लेंथ पे का मैटर करेगी ना। तो बॉन्ड लेंथ आप बता दीजिए मेरे को, कार्बन कार्बन, कभी कभी कार्बन की पूछ रहा हूँ, कार्बन कार्बन 2 बॉन्ड, कभी कभी कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड आ जाएगा। तो आप इतना बता दीजिए किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की। ऐसा क्यों? यहाँ पे होता है भैया sp3, यहाँ पे होता है भैया sp2, यहाँ पे होता है sp, क्या हो जाएगा sp। तो आपको मैंने बताई थी बॉन्ड लेंथ का परसेंटेज कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, करता है ना। तो ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर सब क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। कितने परसेंट हो जाएंगे? 50%। यहाँ पे कितना 33%, यहाँ पे 25%। तो भैया 1/परसेंटेज पे करेगा नहीं, जितना एस कैरेक्टर कम हो जाएगा वहाँ पे उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ये वाला ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आराम से करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। एक छोटा सा रीडर और लिखाया था मैंने आप लोगों को, बॉर्डर लेंथ लिख लेता हूँ मैं, किस पे डिपेंड करता है? परसेंटेज, है ना, कैरेक्टर पे। छोटी छोटी चीज़ें जो लिखो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ओहो बॉन्ड लेंथ। अगर आपको ओ बॉन्ड लेंथ निकालनी हो, जैसे मान लीजिए देता हूँ मैं H2O2, H2O2 और देता हूँ मैं O2F2। ये क्वेश्चन है भैया एम्स का, एम्स में क्वेश्चन आया था ये सारा, है ना। तो इसकी मेरे को रीजन बता दीजिए, सिंपल बता दीजिए। इसका क्या हो जाएगा? HOO, ए आएगा कि नहीं आएगा? FOO, ए वाला बनेगा ही नहीं बनेगा? ए वाली स्ट्रक्चर बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। लेकिन इसका रीजन क्या होता है, अब आप मेरे को बता दीजिए। अब बताना एक चीज़ मेरे को, सिंपल बता देना कि ये वाला OH, ये वाला OF। अब मेरे को बता दीजिए OH यहाँ पे लेस नेगेटिव है ना, मतलब जो परसेंटेज एस कैरेक्टर लेस नेगेटिव रहेगा, तो भैया परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे लेस नेगेटिव मोर नेगेटिव, मतलब यहाँ पे जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो घटेंगे। घटेंगे मतलब sp3 बताया था ना, sp2 और sp3 में से कौन सा होगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 होगा। वहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर घटे कि नहीं घटे? तो मोर नेगेटिव होने के कारण तो भैया यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर घटेंगे, यहाँ पे क्या बढ़ेंगे? परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? घटेगी। सारा काम आएगा कि नहीं आएगा? आपको ये सारी चीज़ समझेंगे तो आपको काम हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? ये वाली है, क्योंकि अपन ओ की बॉन्ड लेंथ बात कर रहे हैं, ओ की, ठीक है ना। ये वाला ऑर्डर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्स में क्वेश्चन भी आया है इसका, आराम से आप कर लेंगे तो काम आपका हो जाएगा। ये लो एक छोटा सा एग्जाम्पल और लिख लो। आपको ओ बॉन्ड लेंथ बतानी है, किसमें बतानी है? ये नीट में क्वेश्चन आया था फिर, है ना। H2O2 O3 O2, बहुत बार आता है। ऐसा क्यों आता है? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड सारा ये वाला। अब दोनों में डबल डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाएगी? यहाँ पे प्योर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या पार्शियल डबल बॉन्ड है। देखो इस तरह से चलता है ना, इस तरह से इसकी ज़्यादा हो जाएगी। नहीं तो ऐसे मत सोचना दोनों पे डबल बॉन्ड है, किसकी ज़्यादा? यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्योर डबल बॉन्ड, इसलिए जैसे इसका काम हो जाएगा। एक छोटा सा रीजन और लिख लो, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बतानी है आपको। क्या बताएंगे आप? जैसे मैं लेता हूँ CH3 और मैं लेता हूँ CF3। अब बताओ इन दोनों में किसका? भैया वही F3 H3 आ रहा है, तो ये वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ वाला BDA का रोल, जो बेंट रूल है, सारा कुछ हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बिल्कुल। अब एक छोटा सा एक लास्ट पॉइंट है, अपना हेडिंग है, उसको लिख लो। क्या लिखेंगे? हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड, ये वाला ऑर्डर लिखेंगे। क्या इसको मैं ऐसे बोल दूँ HOH, हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड, ये वाला लिख दूंगा। तो इसका जो फैक्टर है वो बता देता हूँ मैं आपको। HOH किस पे डिपेंड करता है? ये करता है भैया, है ना, कोवलेंट कैरेक्टर पे, है ना। कोवलेंट जितना ज़्यादा हाइड्रोलाइसिस उतना ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब इसको मैं बताता हूँ एक फॉर्म में। अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ NaCl लिया मैंने, ठीक है, NaCl लिया। अब इसको भैया क्या कराऊँ मैं? हाइड्रोलाइज कराऊँ, मतलब पानी में डालूंगा तो ये क्या करेगा? Na के साथ जाएगा, इधर H2 बना लेगा, ठीक है। एक Cl जाएगा माइनस में, ये क्या बना लेगा? H2। ये वाला तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था ना अच्छे से, प्लस फॉर्म में बनाएगा कि भैया NaCl डालेंगे पानी में, डालने के बाद H2 में जाएगा तो Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, Na अलग बनाएगा, Cl अलग बनाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये आराम से कर लोगे क्या आप? क्या ये वाला करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है NaCl है जो भैया आयोनिक है, क्या कोवलेंट है? आप बोलेंगे आयोनिक। तो आयोनिक में क्या होता है? देखो एक बात समझना, जब भी आयोनिक ले तो आयोनिक क्या होता है? जो आयोनिक ले, यहाँ पे लिखो आयोनिक क्लोराइड अंडरगो, लिखो आयोनिक क्लोराइड अंडरगो हाइड्रेशन प्रोसेस। देखो जब मैंने मान लीजिए यहाँ पे NaCl लिया, आयोनिक लिया, तो आयोनिक क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्रॉपर हाइड्रेशन प्रोसेस में जाएगा, ऐसे ऐसे काम होगा। ये तो आयोनिक की बात होगी। अगर मैं बात करूँ यार किसकी? कोवलेंट वाले की ना, तो कोवलेंट के बारे में लिखो, कोवलेंट डज नॉट गो
हाइड्रेशन HP लिख देता हूँ, HP है ना, हाइड्रेशन प्रोसेस लिख लेना। ये क्या करता है भैया, उसके प्रोसेस में नहीं जाता है, इसकी दिक्कत यही होती है सारी। ऐसा क्यों होता है, देखो जैसे मैं बताऊँ, ऐसे क्या है, पानी में डालने के बाद में क्या करेगा, हाइड्रेशन नहीं करेगा, आपस में बॉन्ड नहीं बनेगा, ये क्या करेगा, दिक्कत बताऊँ क्या करता है, ये करता है देखो BCl3 लिया, कोवलेंट है, इसको मैं किस में करूँगा, HOS के साथ में डालूंगा इसको, तो क्या बना लेगा, इस तरह बना लेगा ये, या अपने हिसाब से बनाता है चीज़ें, ऐसे नहीं कि वो इस तरह पानी के साथ में अलग अलग बनाएगा, इस तरह से बनाएगा ये। कभी मैं ले लूँगा LCl3, अब समझना ये रिएक्शन है, रिएक्शन डायरेक्ट आती है, आपको कराएगा भैया बताइए इसका हाइड्रोलाइसिस कराइए, तो आप बता देना कि जब भी आयनिक आएगा तो आयनिक तो ऐसे जल के साथ अलग अलग बनाएंगे दोनों, लेकिन जब कोवलेंट की बात आ जाए ना तो ये वाला रूल चलेगा, इससे वो अपने हिसाब से रूल बना देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ PCl3, यहाँ पे 3HOS ले लेता हूँ, ये क्या बनाएगा, POS3, जैसे बनता रहा है वही बनेगा ना, ये वाला, इसमें कोई दिक्कत है कि आराम से बना लेगा ना, सेम ऐसे बनाना ऐसे बनाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम आ जाएगा, ये इस तरह से नहीं बनाया होगा, ये इस तरह से नहीं बनाएगा, अब इस तरह से नहीं बना के क्या बना लेगा, H3PO3 बना लेगा ये। जहाँ पे दिक्कत होती है ना वो चीज़ में लिखा देता हूँ, ताकि पेपर में कंसेप्ट सबको आते हैं, लेकिन दिक्कत आ जाती है ना वो चीज़ें समझ में नहीं आती, ये वाला कर लेंगे काम आपका हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, तो इस तरह से आप कर लेंगे आराम से, काम आपका हो जाएगा। बिल्कुल ईजी चीज़ है, ईजी वे में काम करें। कभी कभी मैं ले लेता हूँ CCl4 ले लूँ, कभी मैं लेता हूँ HOS, लो कोई सा भी ले लो यार, बस दिक्कत इसमें थी, बाकी तो उससे हमेशा बनेगा। ये 4HCl लिख लेना यहाँ पे, 4HCl इस तरह से बनेगा। बाकी तो देखो आयनिक लेंगे तो ऐसा बनेगा, और कोवलेंट लेंगे तो इस तरह से बनेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो अब एक लास्ट पॉइंट लिख लो इंपॉर्टेंट सी, क्या लिखेंगे, कोवलेंट क्लोराइड फ्यूम इन एयर, कोवलेंट क्लोराइड क्या फ्यूम है ना, एयर, मतलब हवा में क्या देगा, फ्यूम देगा, एयर, बिकॉज हाइड्रोलाइज बाय मॉइस्चर एंड वाइट फ्यूम एट HCl फॉर्म और HCl फॉर्म, ये वाली लाइन लिख लेना, सारा कुछ इसका ऑर्डर समझ लेना। देखो मैं बताऊँ आपको, PCl3 है, पानी के साथ में लूँगा तो क्या बना लेगा, H3PO3 बना लेगा, क्या कर लेगा, HCl, ये वाली। अब एक छोटी सी लाइन लिखो इंपॉर्टेंट सी, देखो मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बदलती कि नहीं बदलती, देखो नहीं बदलती, मैं बता रहा हूँ। देखो कि जब भी आपके ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट रिमेन सेम। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, क्या लेता हूँ, PCl5 लेता हूँ, उसको मैं क्या कराऊंगा, H2 के साथ में हाइड्रोलाइज कराऊंगा, तो देखना यहाँ पे क्या बनेगा, H3PO4 बनेगा HCl के साथ में। तो यहाँ पे देखो इसके +5 आएगी, यहाँ पे +5 आ ही रही थी, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना रिमेन सेम होती है, हाइड्रोलाइसिस में सब बदलता नहीं है, ठीक है जी। तो आज की क्लास यही खत्म होती है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ये बेसिक टॉपिक थे जो आपको समझ में आए होंगे। कल से फैमिली स्टार्ट हो जाएगी, कंटिन्यू बने रहना और साथ में अच्छे से प्यार से पढ़ो, चीज़ों को समझ में सब कुछ आ ही रहा होगा आप लोगों को। कुछ रिवाइज करना है, छोटे टॉपिक थे, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक तो नहीं हुई, लेकिन एनर्जी थोड़ी कम होगी ना इसलिए, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।